स्वागत दोस्तों, आगे आगे सामने चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, सोनम वांगचुक के अनशन को मिल रहा है जोरदार तरीके का समर्थन और अब किसान भी मैदान में कूद आए हैं। दोस्तों बताएंगे एक दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा किसानों ने जंतर मंतर पर जाकर किया है जोरदार तरीके का समर्थन दोस्तों। और सोनम वांगचुक के चेहरे पर कांग्रेस ने भी अपने तरीके से दिया बयान। दोस्तों बताएंगे क्या कांग्रेस कर रही है पूरी तरीके से समर्थन, क्या राहुल गांधी भी जंतर मंतर की ओर रुख करेंगे दोस्तों, और क्या देश के अंदर अन्ना आंदोलन के बाद एक और प्रचंड आंदोलन की हो गई है तैयारी पूरी। और बताएंगे कैसे देश के लोगों से इस मामले को लेकर सचेत रहने के लिए बोल रहे हैं योगेंद्र यादव। दोस्तों इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, और सोनिया गांधी के आवास पर हुई अचानक बैठक में संसदीय दल ने कई सारे बड़े फैसले लिए हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, आज की सारी बड़ी खबरें तो सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन चाहता है और सोनम वांगचुक की मांग पूरी की जानी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सोनम वांगचुक के 18 दिन हो चुके हैं अनशन के दोस्तों। ऐसे में सोनम वांगचुक जिनको लेकर आम जनता के बीच में काफी ज्यादा संवेदना है दोस्तों, और सोनम वांगचुक के लिए लोगों का काफी प्यार प्रेम है। ऐसे में 18 दिन सोनम वांगचुक के हो चुके हैं और कोई कार्रवाई बीजेपी के द्वारा नहीं की जा रही, यानी कोई भी संवेदनशीलता बीजेपी के द्वारा नहीं दिखाई जा रही। इस बात को लेकर आम जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है दोस्तों, और यहाँ तक कि एक दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा किसानों ने जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए उनके अनशन की मांग का समर्थन किया है दोस्तों। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का समर्थन करते हुए इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए किसान भी मैदान में कूदे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आए थे दोस्तों। इसके बाद राकेश टिकैत भी यहां पर दिखाई दिए हैं, तो किसानों ने भी पूरा समर्थन किया हुआ है। ऐसे में चंडीगढ़ के अंदर भी 2 दिन पहले किसानों का आंदोलन हुआ था दोस्तों, और 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले अलग अलग जगह पर पूरी तरीके से मोर्चाबंदी शुरू हो गई है दोस्तों, और सब लोग मिलकर सोनम वांगचुक के मंच पर आना शुरू हो गए हैं। और सोनम वांगचुक का मंच देश के अंदर विपक्ष की एकता, आम जनता की आवाज का मंच बनता जा रहा है। और सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति है दोस्तों जो किसी पार्टी, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं है, किसी समाज से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि सब लोगों के हैं। और एक तरीके से ऐसा ही व्यक्ति देश के अंदर आम जनता की आवाज को आगे बढ़ा सकता है दोस्तों। इसीलिए सोनम वांगचुक के नाम पर चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई हो, सब आकर इकट्ठा होकर आवाज दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरी तरीके से खड़े होने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक का यह आंदोलन माना जाना चाहिए दोस्तों। अब अभिजीत दीप या कांग्रेस जनता पार्टी इन सबका कुछ नहीं है, केवल सोनम वांगचुक के नाम पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना रुख सोनम वांगचुक को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रिय सोनम वांगचुक जी, आप कहां इस निर्दयी सरकार के सामने अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपना अनशन समाप्त करिए। और हम सब आपसे अपील करते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हम सब पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के शिक्षा मंत्री को सड़क से संसद तक घेरते रहेंगे, इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे। आप अन्य जल ग्रहण करिए, अनशन समाप्त करिए, देश की सड़क इंतजार कर रही है, अभी लंबी लड़ाई है, आपका सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आप अन्य जल ग्रहण करिए, और बीजेपी सरकार से आप जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये कोई एक्शन लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी इनको सड़क से संसद तक घेरेगी और इनसे इस्तीफा लेकर मानेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार से उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की बैठक होती है दोस्तों। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, जयराम रमेश समेत कई सारे नेता शामिल होते हैं। और बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपनी बैठक में कई प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा की और तय किया कि विपक्षी दलों के साथ मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, और संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार जिन प्रमुख विधेयक को लाने की कोशिश कर रही है उसका पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम विशेष रूप से उठाएंगे, जैसे चंदा चोरी, विश्वासघात और प्रभु श्री राम के संबंध में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी और आरएसएस के रचे गए घोटाले का मुद्दा जरूर उठाएंगे। नीट और E20 घोटाला जैसे कई मुद्दे भी हैं, जिसमें कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता और उनके बेटे शामिल हैं। ऐसे में आप लोग की इस पूरे मामले पर क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को 5 महीने के बाद पंजाब आ रहे हैं, यानी आज नरेंद्र मोदी का पंजाब का दौरा होने वाला है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले
से 2 करोड़ रुपए का तो केवल टेंट लगाया गया है, यानी जमकर खर्चा किया जा रहा है। पंजाब के अंदर बीजेपी को लग रहा है कि इस तरीके के खर्चे करेंगे और भीड़ जुटाने में ताकत लगाएंगे तो इससे पंजाब के अंदर माहौल बनेगा। लेकिन बीजेपी और पंजाब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक दूसरे के विपरीत धुरियां हैं जो कभी मिल नहीं सकती। इसीलिए बीजेपी वाले कितनी कोशिश कर ले, पंजाब के अंदर किसानों का आंदोलन जारी है और एमएसपी की मांग और अमेरिका के साथ बीजेपी सरकार के द्वारा किए जा रहे व्यापार जिसमें किसानों को सीधा नुकसान होने का दावा चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब बीजेपी का टारगेट हो सकता है कि पंजाब में बीजेपी को सरकार बनानी है और एसआईआर करवाकर लोगों के नाम काटने को लेकर भी साजिश की बड़ी जानकारी आई थी, बीजेपी के नेता ने ऐसा बयान दिया था। उसके बाद अब नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा जो दतिया से कई बार चुनाव जीते दोस्तों, वरिष्ठ नेता थे, गृह मंत्री थे, उनको हटाकर बीजेपी ने इस बार टिकट तक नहीं दिया। उनकी जगह आशुतोष तिवारी को टिकट देकर मैदान में उतारा गया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता है दोस्तों, पुराने नेता है, वो जानते हैं कि सामने से आशुतोष तिवारी का विरोध करेंगे तो फिर उनको पूरी तरीके से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन कर देगी। इसीलिए नरोत्तम मिश्रा हर जगह जाकर कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी का समर्थन करना है। लेकिन सबको पता है कि दतिया के उपचुनाव के अंदर आशुतोष तिवारी बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं और ये चुनाव नरोत्तम मिश्रा हराएंगे डंके की चोट पर दोस्तों। लेकिन क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अभी दिखाने के लिए बीजेपी के साथ है, तो नरोत्तम मिश्रा जाकर मंचों पर बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के उम्मीदवार के साथ में खड़ा हूं। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमको मिलकर कांग्रेस को हराना है, यानी मेरे आंसुओं का बदला कांग्रेस से लेना है। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि आंसू उन्होंने बीजेपी को लेकर बहाए कि भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, तो बदला कांग्रेस से कैसे लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को पता है कि क्या कहना चाहते हैं उनके नेता। और आप लोग देखेंगे दतिया उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा भीतर घात का मामला सामने आएगा दोस्तों। नरोत्तम मिश्रा ये करवाएंगे, डंके की चोट पर करवाएंगे। हालांकि वो बोल नहीं रहे, लेकिन होगा जरूर। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अन्ना आंदोलन के सूत्रधार माने जाने वाले लोगों में एक नाम जो सबसे ज्यादा फेमस था दोस्तों, वो योगेंद्र यादव का। और योगेंद्र यादव ने देश के अंदर अलग अलग आंदोलन किस तरीके से बनता है और कैसे देश के अंदर व्यापक स्तर पर दिखाई देता है, इस बारे में तगड़ा रिसर्च किया हुआ है। और उनको माना जाता है कि वो आंदोलनों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं दोस्तों। ऐसे में ये जो सोनम वांगचुक के अनशन से जुड़ा मामला है और पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया, आम जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो इस पर योगेंद्र यादव ने एक वीडियो जारी किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से सोनम वांगचुक के अनशन को आम जनता का समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक धरना नहीं है, हर आंदोलन की शुरुआत बूंद बूंद से होती है, फिर एक दिन वो अचानक से झड़ी लग जाती है। पिछले 48 घंटे बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं हो रहा, बल्कि समाज की आत्मा जगने लगी है। भारतीय समाज इस बात की मांग कर रहा है कि क्यों इस अनशन के कारण सोनम वांगचुक को प्रताड़ित होना पड़ रहा है और बीजेपी की सरकार अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए है। तो आम जनता में संवेदना का भाव देखने को मिल रहा है और किसी भी आंदोलन को सफल रहने के लिए लोगों के संवेदना के भाव होने जरूरी है दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव इन बातों का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि कैसे ये आंदोलन धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि योगेंद्र यादव की जो बात है वो एकदम डंके की चोट पर सही है और योगेंद्र यादव बोल रहे हैं कि ये आंदोलन धीरे धीरे करके आत्मा जगा रहा है, तो ये संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों जोरदार तरीके का आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अप्रैल के अंदर राज्यसभा के चुनाव कराए जाते हैं दोस्तों, जहां पर रुक्मिणी मलिक टीएमसी से राज्यसभा की सांसद बन जाती है दोस्तों। लेकिन तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा का सांसद बनने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी केवल 3.5 महीने के अंदर उन्होंने राज्यसभा के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को, यानी जो देश के वीपी है दोस्तों, यानी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको लिखा है कि चेयरपर्सन जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने राज्यसभा के पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूँ। यानी मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के एक और सांसद ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इनको भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा भेजा जाएगा। ये बात भी लगभग तय है दोस्तों। तो ऐसे में एक और सांसद का इस्तीफा हो गया। आप सोचिए कि इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगती चली जा रही है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के अंदर पहले कहा गया कि अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी संरक्षण दे रही है, इसीलिए पार्टी के अंदर एक बड़ी नाराजगी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि अभिषेक बनर्जी तो बहाना है, ये लोग बीजेपी के प्रकोप को झेल नहीं पाएंगे बंगाल के अंदर। यानी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग करती है और जिस तरीके से संस्थानों का दुरुपयोग करती है दोस्तों, उस दुरुपयोग को सहने की क्षमता नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे करके कुछ भी बहाना लगाकर भाग रहे हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बिना उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। हो सकता है कि जब ये बीजेपी में शामिल हो, इनसे पूछा जाए तो ये कहेंगे कि अभिषेक बनर्जी की वजह से इस्तीफा दिया है। यानी अभिषेक बनर्जी, सोचिए दोस्तों, कई सारे ऐसे नेता होंगे जिनको आगे किया होगा अभिषेक बनर्जी ने, और वे सारे के सारे लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यानी एक भी नेता ऐसा नहीं है जो बोले कि अभिषेक बनर्जी ने हमारे लिए को आगे बढ़ाया, हमको टिकट दिलवाया। जब पूरी पार्टी अभिषेक बनर्जी चला रहे थे, तो फिर ये जो इतने सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद बने, विधायक बने, इन सबको बनाने में अभिषेक बनर्जी का क्या कोई योगदान नहीं था? ये अपने आप में
कहना बड़ी बेईमानी है कि सारा कारण अभिषेक बनर्जी थे, क्योंकि ये लोग पार्टी तोड़ना चाहते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के पास 400 करोड़ प्लस का बजट है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बजट होता है दोस्तों। और इसी पार्टी को अगर कब्जा किया जा रहा है तो इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य पैसा हो सकता है। और जिस तरीके के तर्क, यानी तर्क तो है नहीं दोस्तों, कुतर्क है, वो दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पैसा हड़पने की पूरी साजिश चल रही है कि पैसा हड़प लो, अलग अलग दफ्तर है पार्टी के वो हड़प लो, और उसके बाद जब पार्टी तृणमूल कांग्रेस हड़प लेंगे तो उसके बाद टिकट बांटेंगे, तो फिर टिकट बांटने में पैसे भी इकट्ठा करेंगे और एक तरीके से वसूली का माध्यम बना लिया गया है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अभिजीत दीपके ने आखिरकार माना है कि राहुल गांधी को लेकर जो उनका परसेप्शन था, जो उनका मानना था पुराने समय में, वो सबकी सब बातें गलत है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का ये मजाक उड़ाया करते थे दोस्तों अभिजीत दीपके, लेकिन इन्होंने अब अपनी बयानों से पलटी मारी। इन्होंने कहा कि मैं उस टाइम में बचा हुआ करता था और मैं दूसरों के प्रभाव में आकर ये बातें बोला करता था, लेकिन राहुल गांधी के बारे में अब जो मेरी राय है वो ये है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता है और नरेंद्र मोदी को अगर पूरे भारत में कोई हरा सकता है और हराने की क्षमता रखता है तो वो केवल और केवल राहुल गांधी है। उन्होंने ओनली शब्द का इस्तेमाल किया है कि केवल राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं और पूरे भारत में कर सकते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी ही देश के अंदर एक बड़े आंदोलन को खड़ा करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की छुट्टी कर सकती है। और ये बात एकदम सही है दोस्तों। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं पहले जो राहुल गांधी को लेकर बातें मानता था वो बातें अब मैं नहीं मानता। और इसके बाद राहुल गांधी की आज जो छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम देहरादून के अंदर होने वाला है, उसे लेकर अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा और उनको बुलाऊंगा जंतर मंतर प्रदर्शन करने के लिए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि तमाम सूत्रों के बाद पंजाब कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों, यानी तमाम सूत्रों से ये बड़ी अपडेट आ रही है कि संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी ने कहा है कि वो पंजाब के सांसदों से मुलाकात करे। पहले दावा किया जा रहा था कि कुछ सांसद से मुलाकात होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद है, यानी जो 7 सांसद है, उन 7 के 7 सांसद से बातचीत की जाएगी, जिसमें अमरिंदर सिंह राजावड़िंग है, गुरजीत सिंह औजला है और अमर सिंह शेर सिंह धुबाया है, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी सांसद है। सूत्र कल तक बता रहे थे कि चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि केसी वेणुगोपाल पंजाब के सभी सांसदों से मुलाकात करने जा रहे हैं। 7 सांसदों में से 4 स्पष्ट रूप से अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के साथ में खड़े हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन करते हैं। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार द्वारा लाई जा रही पॉलिसी में बदलाव को लेकर विरोध जताया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीबीएसई को 9वीं से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं करना चाहिए, यानी 9वीं कक्षा से पढ़ाई में मुश्किलें खड़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में तीसरी भाषा को अगर शामिल करने की जरूरत है तो पहले किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इससे स्टूडेंट पर मानसिक दबाव बढ़ेगा। भारत सरकार से कहिए कि ऐसा ना करे। जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि तीसरी भाषा को क्लास 5 या 6 में ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि छात्र इसके साथ अधिक प्रभावी ढंग से तालमेल बिठा सके। बेंच तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी दोस्तों, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV बनाने के आदेश को चुनौती दी गई थी दोस्तों। तमिलनाडु सरकार JNV में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के पक्ष में नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की तरफ से बयान आता है, वो कहते हैं कि 9वीं में तीसरी भाषा नहीं लेकर आनी चाहिए। और बात सही है दोस्तों, 9वीं क्लास आते आते तो बच्चे सोचने लगते हैं कि उनको क्या करना है भविष्य में, नीट की तैयारी करनी है या फिर JEE की तैयारी करनी है या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक तो जो पढ़ाई होती है वो ज्यादातर कॉम्पिटिशन के हिसाब से होती है। उस टाइम में अगर बच्चों को बोल दिया जाएगा कि आप तीसरी लैंग्वेज तीसरी भाषा भी पढ़िए और उसमें पास होकर दिखाइए, तो ये उनके लिए अतिरिक्त बर्डन हो जाएगा। और इसीलिए अगर करना है तो 5वीं छठी में करिए, 5वीं छठी से 9वीं तक कर दीजिए, लेकिन उसके बाद अगर करते हैं तो बच्चों के ऊपर अतिरिक्त बर्डन आ जाएगा, अतिरिक्त बर्डन आएगा। और इससे कहीं ना कहीं दोस्तों स्थिति बच्चों के लिए उनकी मानसिक स्थिति खराब होगी। और पहले ही लोगों के ऊपर, खासकर बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है, नीट पेपर लीक हो जाता है और तमाम तरीके की समस्या है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जज एकदम सही बोल रहे हैं तो लिखेगा जरूर। साथ साथ सोनम वांगचुक को लेकर या यूं कहिए कि जंतर मंतर पर जो अनशन हो रहा है उसे लेकर इंडिया गठबंधन अभी खुलकर नहीं आ रहा दोस्तों। कारण यह है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी सरकार को लेकर यह मानता है कि कोई फायदा नहीं है अनशन का, क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं करने वाली है मांग पूरी, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे अनशन से तो नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने फिर भी, क्योंकि सोनम वांगचुक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है दोस्तों और उनके सेहत पर असर पड़ रहा है अनशन का, तो इंडिया गठबंधन की पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना UBT हो, TMC हो, तो उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। लेकिन कोई बड़े नेता मंच पर नहीं दिखाई दे रहे
रहे हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से डिंपल यादव को भेजा है। दोस्तों उम्मीद की जाती है कि अखिलेश यादव खुद आएंगे, लेकिन डिंपल यादव को भेजा गया है और हो सकता है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम जो और बड़े बड़े नेता हैं वो सब एक साथ मंच पर आ जाए। अगर इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर समन्वय हो जाएगी कि हमें अनशन का समर्थन करना चाहिए, जंतर मंतर पर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां जब दिखाई देने लगती है मंच पर तो फिर बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है वो ये कहने का कि ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है ये प्रायोजित है इंडिया गठबंधन के द्वारा, और उसके बाद आम जनता का जो समर्थन, जो एक न्यूट्रल लोग होते हैं दोस्तों, उनका समर्थन कम हो जाता है और इसीलिए इस बात पर फूक फूक कर कदम भी रखा जा रहा है। तो दोनों तरीके हैं, एक तो अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड है, दूसरा सोनम वांगचुक की खुद की छवि है। दोस्तों अभिजीत दीपके को माना जाता है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो इसीलिए समर्थन में थोड़ा संकोच भी हो रहा है। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत सेहत पर चिंता जताई। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि नागरिक की जान कीमती है, इसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने का भी आदेश दिया है, निर्देश दिया है। और वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन है दोस्तों, और याचिका में जबरन खाना देने के निर्देश की मांग भी की गई है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर है। दोस्तों उनका वजन 8.9 kg तक गिर गया। सोनम वांगचुक की अनशन की 3 तस्वीरें देखी गई दोस्तों, जिसमें पूरी तरीके से कमजोर नजर आ रहे हैं सोनम वांगचुक और उनका हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन फिर बात घूम फिर कर यही है कि वो खाना खा नहीं रहे, अनशन उनका जारी है, तो उनकी सेहत को सही रखने के लिए कई तरीके के संघर्ष करने पड़ेंगे दोस्तों। इस पर लगातार काम चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी जब भी हरियाणा या पंजाब के दौरे पर जाते हैं दोस्तों, सुरक्षा को लेकर कोई ना कोई चिंता की खबरें सामने आ जाती है। खासकर जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें बताया जाता है कि सुरक्षा कारणों से ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। ऐसे में अब एक बड़ी अपडेट आई है कि नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले एसपीजी ने रूट बदल दिया है दोस्तों, और सुरक्षा कारणों से बदलाव किए गए हैं। जिंद में 40 मिनट ही ठहरेंगे प्रधानमंत्री, और हेलीकॉप्टर उतरने को लेकर भी स्थान चेंज बताया जा रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौपर सीधा लेकर जिंद रेलवे स्टेशन के पास रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से कहा कि किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे कार्यकर्ता को नुकसान कर दे, अगर नौबत आ गई तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल जाऊंगा। पूर्व गृह मंत्री ने यह बात कहकर दतिया के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया दोस्तों, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की बातें कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा उनके साथ में है, और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका मैसेज कार्यकर्ता समझ गए हैं कि कार्यकर्ताओं को नरोत्तम मिश्रा का साथ देना है। तो साथ कैसे देंगे, बीजेपी के द्वारा टिकट काटा गया, आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया, तो उनको हराकर नरोत्तम मिश्रा को साथ देंगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इस बात को बोल नहीं रहे। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस बंगाल की सियासत में अभिषेक बनर्जी एक बार फिर से राहुल गांधी जी के साथ अपनी रणनीति खड़ी करेंगे, और बंगाल में ममता बनर्जी के 4 मई को चुनाव हारने पर 294 में से 80 विधायक जीतकर आए थे, और ममता बनर्जी के 80 में से 60 विधायक ऋतव्रत बनर्जी गुट के साथ चले गए दोस्तों। वहीं पर 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद एनसीपी में विलय कर चुके हैं, और 3 राज्यसभा के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी राजनीति बचानी है, तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे बंगाल का दौरा करना पड़ेगा। ममता बनर्जी के साथ अभी केवल महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी और डोला सेन और सगारिका घोष जैसे लोग मौजूद हैं, यानी कुछ एक नेता ही मौजूद है। तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी काफी बुरे दौर से गुजर रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस और टीएमसी यानी ममता बनर्जी और कांग्रेस को मिलकर एक नए तरीके से संगठन का विस्तार करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और उसके बाद ही जाकर बंगाल के अंदर बीजेपी को पटकनी दी जा सकती है, क्योंकि 2029 का चुनाव नजदीक है दोस्तों, और नए संगठन, नेता, नेतृत्व, ये सारी चीजें अब तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि अभी से ही काम पर लगा जाए। इसके लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी के संगठन की मदद लेनी चाहिए, बल्कि ममता बनर्जी को अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस नए स्वरूप में बनाकर या तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरना चाहिए, या फिर कांग्रेस के संगठन का इस्तेमाल करके उनको चुनाव लड़ना चाहिए। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी का नेता बन जाना चाहिए, और अगर बाद में वो जीत जाएंगी तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फायदा ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री बनेंगी, और उसके बाद कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों, तो उसको तोड़ पाना असंभव है। इसीलिए ममता बनर्जी को अब राष्ट्रीय पार्टी की ओर रुख करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि पहले भी ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में रही है, युवा कांग्रेस में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, लेफ्ट पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़कर फेंका, मदद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ली थी, तो ममता बनर्जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कांग्रेस का हिस्सा बन जाए, अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है और सीनियर एडवोकेट है डॉक्टर विकास सिंह, उन्होंने सोनम वांगचुक को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि उनको अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। नीट पेपर को लेकर ये अनशन जारी है। उन्होंने कहा कि इंडिया को आपकी बहुत जरूरत है और इंडिया नहीं चाहता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो, और हम लोग चाहते हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम बदलना चाहिए और हम लोगों को सिस्टम बदलने के लिए खड़े रहना पड़ेगा, यानी जिंदा रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और एक साथ मिलकर हम लोग इस सिस्टम को बदलेंगे। सिंह आगे कहते हैं कि कृपया अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिए। इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग आगे आने वाले दिनों के अंदर करेंगे, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और पूरे सिस्टम को बदलना है। सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है, एक तो इस्तीफे से काम भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में दोस्तों बड़े बड़े लोगों की तरफ से सोनम वांगचुक को पत्र लिखकर उनका समर्थन किया जा रहा है। और बड़ी बात है कि सोनम वांगचुक एक ऐसा चेहरा है जिनको लेकर देश के अंदर किसी के मन में कोई नफरत नहीं है दोस्तों। खाली एक आईटी सेल वाले हैं, भाजपा आईटी सेल वाले, जो आकर सोनम वांगचुक का मजाक उड़ाने के लिए उनके खिलाफ मजाक वाला पोस्ट कर रहे हैं, यानी दीपके से जोड़कर सोनम वांगचुक का मजाक उड़ाया जा रहा है, अनशन का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक के प्रति लोगों की भावना इतना ज्यादा है दोस्तों की सोनम वांगचुक के वीडियो पर लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा लाइक कमेंट किया जा रहा है। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आज राहुल गांधी देहरादून में मौजूद रहेंगे दोस्तों। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि पेपर लीक सिस्टम जिम्मेदार है, एग्जाम कैंसिल सिस्टम जिम्मेदार है, लाखों स्कूल बंद हो गए सिस्टम जिम्मेदार है, बेइंतहा फीस में बढ़ोतरी हो गई सिस्टम जिम्मेदार है, ना अच्छी शिक्षा ना समान अवसर सिस्टम जिम्मेदार है। ये सब सच है, मगर ये सिस्टम चला कौन रहा है? जानना है तो शिक्षा रिवॉल्यूशन से जुड़िए। और छात्रों की गूंज नाम का जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी देहरादून में आज करने जा रहे हैं, उसमें भारी से भारी संख्या में लोगों को आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बुलाया है दोस्तों। ऐसे में छात्रों की गूंज नाम का जो कार्यक्रम है वो देश के अंदर कहीं ना कहीं एक नए तरीके के बहस को छेड़ रहा है और राहुल गांधी छात्रों के इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने 3 बड़ी रैली करने का फैसला लिया था और उसमें ये दूसरी रैली कोटा के बाद राहुल गांधी की देहरादून में होने जा रही है। तो आप लोग क्या मानते हैं दोस्तों? क्या ये कांग्रेस पार्टी देश के अंदर शिक्षा को लेकर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा से देश की स्थिति पलट पाएगी? आप लोग की जो भी राय है लिखकर वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जवान।